चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स यहाँ शुरुआत होगी। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे कोटक सिक्योरिटीज से श्रीकांत चौहान, इनक्रेड इक्विटीज के गौरव बिस्सा से बात होगी, कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत और मानस जायसवाल .com के मानस जायसवाल पिछले शो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब से कुछ ही देर में हम बात करेंगे रेमंड के CMD गौतम सिंघानिया और CFO अमित अग्रवाल से एक एक्सक्लूसिव बातचीत। साथ ही बिग मार्केट वॉइसेस में आज नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी से भी खास बातचीत होगी। और ये शो आप देखेंगे मेरे और वीरू के थ्रू ऑब्वियसली। एक बार जरा मार्केट का चेक लेते हैं और इस समय निफ्टी 4 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी 88 पॉइंट नीचे, लेकिन आज एक वेरिएंस मार्केट में आज बैंकों में प्रेशर है। बैंक निफ्टी करीब 83 पॉइंट नीचे, लेकिन निफ्टी IT में ज़बरदस्त स्ट्रेंथ आज, और उसके अलावा ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी स्ट्रेंथ है। मिड कैप इंडेक्स जो है इस समय करीब 180 पॉइंट ऊपर, और एडवांस डिक्लाइन इस समय करीब 3:1। इंडेक्स का टॉप गेनर आज PI इंडस्ट्रीज, F&O का टॉप गेनर आज PI इंडस्ट्रीज। शुरू से शानदार स्ट्रेंथ इसमें करीब 10%। उसके अलावा मिड कैप IT में शुरू से शानदार तेज़ी आपने नोटिस की होगी, लेकिन लोअर साइड पर श्रीराम फाइनेंस और वोल्टास जैसे स्टॉक्स। और इंडेक्स की अगर बात करें तो आज काफ़ी सेलिंग प्रेशर है हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक, इन दो स्टॉक्स में, और इन्होंने काफ़ी ड्रैग किया मार्केट को। लेकिन विप्रो बायबैक के बाद अभी भी करीब 2.5% ऊपर। वीरो जी। और एक और चीज़ है, मई की इस शुरुआती 1 घंटे में रीत यही रही है कि सबका हो भला। जो अप्रैल में नहीं चला वो शुरुआती 1 घंटे में चला। निफ्टी IT और रिलायंस आपकी स्क्रीन पे डे हाई की मार्केट ट्रेड करते हुए। आपकी स्क्रीन पे पैनल पूरा का पूरा है हेलो मई। ये आज की अगर आप देखें थीम है श्रीकांत चौहान, गौरव बिस्सा, प्रशांत सावंत, मानस जायसवाल इस कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं, इनसे करेंगे बातचीत। 2 प्रशांत और मानस पहले से ही मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, और बात करते हैं अब गौरव से। गौरव, गुड मॉर्निंग। इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू आज शुरुआती स्ट्राइक्स में। शुरुआती अगर आप देखें जो इनिशियल स्ट्राइक था उसमें अपने 43,000 के और 18,000 के जोन से निफ्टी और निफ्टी बैंक वापस आ गए। इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग विजय, गुड मॉर्निंग अनुज। अगर आप इंडिसेस की अगर बात की तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है। हमने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट देखा है डेली चार्ट्स पे निफ्टी स्पॉट के अंदर, और जब तक 17,800 सस्टेन होता है मुझे लगता है कि एक मूव है ये जो करंट मौजूदा स्तर है, यहीं से ये एक 18,200 के लेवल आपको मई के शुरुआती दिनों में आपको देखने मिल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक्सपायरी की जब आपकी एक्सपायरी काफी स्ट्रांग हो जाती है तो अगला दिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जाता है, जो मुझे लग रहा है कि आज वैसे ही हमको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी पे देखिए काफी आउट परफॉर्मेंस हमको उसमें भी देखने मिली है, और एक मल्टीपल ब्रेकआउट्स हमको देखने मिले। पहला 41,000 का था, उसको थोड़ा 42,000 के मल्टीपल स्विंग हर्डल्स थे, उसको पार करके कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड कर रहा था। अभी 43,000 का है, अगर इसके ऊपर आज क्लोजिंग अगर आती है तो 44,000 5-6 दिन के अंदर हमको देखने मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए, और मई के पहले 2 हफ्ते मार्केट के काफी अच्छे हो सकते हैं। ओके, चलिए फिर एक काम करते हैं, अब श्रीकांत चौहान को भी जोड़ लेते हैं हमारे साथ इस डिस्कशन में। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। श्रीकांत, आपका व्यू मार्केट को लेकर और आपकी कॉल्स इस समय की। या बिल्कुल अनुज, वीरेंद्र, दोनों के लिए आप दोनों को गुड मॉर्निंग। एंड इनफैक्ट देखा जाए तो मुझे लग रहा था कि आज मार्केट खुलते के साथ ही 18,000 के लेवल्स को रीच कर लेगा, लेकिन वैसे हुआ नहीं। और आज की ट्रेजेडी पार्ट ये है कि जिसके नंबर्स अच्छे थे वो सभी स्टॉक्स नीचे है, और जिनके नंबर्स थोड़े इनफैक्ट बिलो एक्सपेक्टेशंस थे वो सभी स्टॉक्स ऊपर है। तो एक जो कहते हैं ना कि मार्केट अगर मैच्योर अगर हो रहा है या तो ट्रेंड अगर मैच्योर हो रहा है तो उसके करीब हमें इस टाइप ऑफ एक्टिविटी देखने मिलती है, जहाँ पे कुछ शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड होता है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड होता है, और हमें लगता है उसी फॉर्मेशन में मार्केट कन्वर्ट हो रहा है। बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि मार्केट का जो ओवरऑल बेसिक मीडियम टर्म स्ट्रक्चर है वो काफी पॉजिटिव है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए और उन स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए जो स्टॉक्स अभी तक मार्केट की रैली में अभी तक जिन्होंने बड़ा या तो कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। और जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है जो अभी भी 2400 के करीब ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से 2500 के लेवल्स दिखा सकता है अगर ओवरऑल इस पर्टिकुलर रिलेटिव स्ट्रेंथ को अगर कैलकुलेट करें तो करंट लेवल से हमें लगता है रिलायंस को लॉन्ग करें। वैसे इंट्राडे के लिए एक लॉन्ग करना है तो स्टॉप लॉस हम रखेंगे एट 2380 और टारगेट्स रखेंगे एट 2440। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि इसके अलावा अगर किसी स्टॉक के ऊपर फोकस करना है तो हमें लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे अनुज, अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखते हो तो ऑन डेली बेसिस, ऑन लॉन्ग टर्म चार्ट्स, या तो वीकली मंथली आप लीजिए,
एक अच्छा खासा डबल बॉटम फॉर्मेशन बना है और आज के अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है शायद इस स्टॉक में और भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, शायद ये स्टॉक 590 के लेवल्स दिखा सकता है, तो करंट लेवल से इसे ही लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखिए एट 560। ओके चलिए फिर शानदार मूव इस समय एक्चुअली रिलायंस में, और मार्केट को सबसे ज़्यादा सपोर्ट उसी ने दिया है। गौरव गुड मॉर्निंग। गौरव आपका इंडेक्स पर व्यू हो गया, आपकी कॉल्स रह गई इंडिविजुअल स्टॉक्स की। इंडिविजुअल स्टॉक कॉल्स क्या होंगी? देखिए, पहला स्टॉक जो है वो एबी कैपिटल पे होगा। एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस हमको देखने मिला है लास्ट 7-8 दिनों से। अच्छे वॉल्यूम के साथ हमको ब्रेकआउट देखने मिले हैं, ब्रेकआउट का रिटेस्ट हुआ है और अभी स्टॉक जो है फिर से स्विंग है बनने की कोशिश में है। तो यहाँ पे 158 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं, 175 का इसमें लक्ष्य होगा। दूसरा है पिरामल एंटरप्राइज, जहाँ पे अगेन डेली चार्ट्स पर तो मैं नहीं कहूँगी बहुत उम्दा लग रहा है, लेकिन अगर आवली चार्ट से या 2 वाली चार्ट से अगर आप देखेंगे तो सडनली एक स्विंग है बना है, सस्टेन कर रहा है, फ्रेश स्विंग है बना रहा है। तो कंटिन्यूशन पैटर्न ऐसे आपको यहाँ पे देखने मिला था। 710 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं पिरामल एंटरप्राइज 760 के लिए। ओके, पिरामिड एंटरप्राइजेस आपके 2 कॉल्स हो गए यहाँ पे। इस बीच मैं मानस के पास जाऊँ उससे पहले एक स्टॉक लेके आइएगा, आरती इंडस्ट्रीज। मानस ये आज ये ग्रुप ऑफ स्टॉक्स अच्छा कर भी रहे हैं। एक बार अपने 2 कॉल्स देने से पहले जरा आरती इंडस्ट्रीज पे अपना व्यू रखिएगा, क्योंकि ये आज स्टॉक आई थिंक 16 नवंबर 2022 के बाद पहली बार अपने 100 EMA को स्ट्राइक करता हुआ, और इस पूरे क्लस्टर से बड़े फोर्स से निकला है। जो 19 जनवरी से जो मेंटेन था लोअर एजेस पे, उस जोन से बड़ा अच्छा एग्जिट किया है इसने। आपका टेक मानस, और आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड। तो मेरे 2 कन्विक्शन रेट में एक आरती इंडस्ट्रीज ही था वीरेंद्र जी, तो उसको ही कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये करीब 10-12 सेशन का कंसोलिडेशन था। 10-12 दिनों का कंसोलिडेशन 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हुआ। फाइनली हमने एक ब्रेकआउट देखा और उस ब्रेकआउट पे आज काफी बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मेरा समझना है कि अभी भी करंट लेवल्स पे भी आरती इंडस्ट्रीज में खरीदारी करनी है। 556 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 595 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक जो मेरी लिस्ट में था वो है रेन इंडस्ट्रीज का, जहां पर यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 50 डे मूविंग एवरेज पे रेन इंडस्ट्रीज रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज रेन इंडस्ट्रीज ने 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच किया और आपको काफी बढ़िया वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से कल के वॉल्यूम भी इस टाइम तक पीछे छूट गए हैं, उससे ज्यादा वॉल्यूम्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो रेन इंडस्ट्रीज में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 158.60 आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे और ऊपर की तरफ 167 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके देखिए शानदार मूव अब इस समय केमिकल पूरी बास्केट में। 2 और स्टॉक आप इसमें जोड़ दीजिए, अतुल लिमिटेड और दीपक नाइट्राइट। सुबह से खैर ऑब्वियसली पीआई इंडस्ट्री ने एक मूड बनाया, लेकिन उसके अलावा फिर एसआरएफ में मूव आया, वो अपने स्क्रीन पर कैप्चर किया। टाटा केमिकल्स में मूव आया, अब मूव आ रहा है अतुल लिमिटेड और दीपक नाइट्राइट में। आरती इंडस्ट्रीज इसकी बात वीरों ने की, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इस समय इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स। इसके अलावा बाइंग पीएसयूज में थी, बीईएल में बाइंग है। अंबुजा सीमेंट लेकर आइए, इनफैक्ट सीमेंट पैक में एक इस समय मोमेंटम, अंबुजा सीमेंट और जेके सीमेंट दोनों स्टॉक इस समय डे हाई पर। और अंबुजा का मोमेंटम देखिए पिछले कुछ मिनटों का, ये करीब शानदार मूव। जेके सीमेंट में भी एक मूव, रैमको सीमेंट्स, ये कुछ स्टॉक्स जो इस समय एक हायर ट्रेजेक्ट्री को टच कर रहे हैं। अच्छे मूव्स। प्रशांत जी आपकी ट्रेड इस समय की? जी अनुज जी, वीरू जी, फिर से गुड आफ्टरनून। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो अगर महीने की शुरुआत में एक ब्रेकआउट दे तो नॉर्मली उस पूरे महीने उसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहता है, तो मैं इसमें एक बाय रेकमेंड करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 58 स्पॉट में, और मैं यहाँ से टारगेट देख रहा हूँ करीबन 66 से लेके 67 का। तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और नेक्स्ट पिक मेरा होगा कैनरा बैंक। मुझे लग रहा है यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट 310 के ऊपर आया हुआ है। थोड़ा प्रीएम्प्ट करूंगा, क्लोजिंग बाकी है, बट फिर भी मुझे लग रहा है यहाँ स्ट्रेंथ है। हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 305 और टारगेट रखेंगे 330। आज बड़ी जल्दी में है प्रशांत जी, क्या बात, कहीं जाना है क्या? 10-7 पे गुड आफ्टरनून है। वीरू जी कोई तो साउंड डिस्टर्बेंस लग रहा है। क्या लाइन में कोई साउंड डिस्टर्बेंस है? क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं है। नहीं वो प्रशांत जी एक्चुअली मैं बताता हूँ, वो आपने गुड आफ्टरनून बोल दिया सुबह 10 बजे, तो वीरू इसके लिए आपकी थोड़ी सी टांग खींच रहे हैं कि आज कहीं जल्दी जाना है। सुबह गुड आफ्टरनून हो गया इसके लिए। कहीं जा रहे हैं? फ्राइडे को हो जाता है वीरू, वीकेंड में फ्राइडे को सुबह आफ्टरनून लगता है एक्चुअली। फ्राइडे को सबका मन करता है कि बस फ्राइडे आ गया। वैसे ही लॉन्ग वीकेंड वाला फ्राइडे है, तो ठीक है, गुड आफ्टरनून वाली फीलिंग ही आती है एक्चुअली फ्राइडे को सुबह। बड़ी अच्छी
बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है शुक्रवार की, तनख्वाह है, एक्सटेंडेड वीकेंड है, शुक्रवार है और इस शुक्रवार से पहले खड़ा हुआ भी था। अगर आप देखें बेहद शानदार अप्रैल। अच्छा, एक दो स्टॉक्स और मार्क कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक खास बातचीत में हम चलेंगे। एक बार एक REC ले आइएगा, मेरे स्क्रीन पे अपीयर होता हुआ। इट्स REC 127.80। और क्योंकि जब हम इस स्टॉक पे बात कर रहे थे आज से 2 रोज पहले भी हमने बात की थी कि ये नवंबर 2017 से लेकर अब तक की पूरी ट्रेजेक्टरी को बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और एग्जैक्टली यही वो लेवल है, एंड दैट्स 128। श्रीकांत, आपका टेक 128 पर, आपकी अप्रोच क्या रहेगी REC पर? बिल्कुल वीरेंद्र, इनफैक्ट काफी अच्छा है इसमें स्टॉक पैटर्न बना है और ये जो चार्ट पैटर्न बना है वो जैसे आपने बताया वैसे कि ऐसे अपसाइड ब्रेकआउट फॉर्मेशंस में हमने कई बार काफी अच्छी तेजी देखी है और जो प्रीवियस हाईज है उसके काफी नजदीक जाते हुए स्टॉक दिख सकता है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि 127 128 में बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। पिछले मंथ में अगर आप देखें या पिछले मंथ के फॉर्मेशन को देखें तो जितने गेन्स थे उतने सभी गेन्स इसने गवा दिए थे, लेकिन आज खुलते के साथ ही इस यानी कि आज के दिन में इसमें अच्छी खासी तेजी बनी है और हम लोग पिछले मंथ के हाईएस्ट पॉइंट पे आ चुके हैं, यानी मंथली क्लोजिंग के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 145 से लेकर 150 के लेवल्स दिखा सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपने चुना है, करंट लेवल से लॉन्ग करके चले। ओके, चलिए अब एक काम करिए, रेमंड्स का स्टॉक स्क्रीन पे लेके आइएगा। रेमंड्स एक बड़ी, अगर आप देखें आई थिंक गोदरेज कंज्यूमर ने खरीद की इनकी, अगर आप देखें कंज्यूमर कारोबार को करीब 2825 करोड़ रुपए में खरीदा, लेकिन एग्जैक्टली रेमंड्स इस रकम का करीब 2850 करोड़ रुपए की करेंगे क्या, अपने रियल स्टेट और टेक्सटाइल कारोबार के लिए क्या करेंगे, कैसा करेंगे, विस्तार करेंगे। इस बातचीत CNBC आवाज से कंपनी के चेयरमैन श्री गौतम सिंह हामनिया और CFO अमित अग्रवाल ने करी। ये एक्सक्लूसिव बातचीत इस लिक्विडिटी से वो करेंगे क्या, समझने की कोशिश करी CNBC आवाज ने। आइए देखते हैं। क्या जो इस डील से पैसा आएगा वो डेट फ्री करने में ही कंपनी के लगाया जाएगा? डेट फ्री करने के लिए और कंपनी को भविष्य में आगे ग्रोथ के ले जाने के लिए, क्योंकि हमने ये दिखाया है पिछले 3 वर्षों में कि जो हमारा 2400 करोड़ रुपए का डेट होता था वो दिसंबर माह तक हम 930 करोड़ पे पहुंच गए थे। तो हम ये दिखा रहे हैं क्लियरली कि हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कॉस्ट रिडक्शन, ये सब जो भी पैसा जनरेट करते हैं वो हमारा फोकस था नेट डेट फ्री बनने का, उसी पथ पर हम अग्रसर हैं। सिंघानिया सर, पार्क एवेन्यू जो कि एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, खासकर अगर हम अपने देश में देखें तो वो ब्रांड आपसे जा रहा है। हाउ वुड यू लुक एट इट, मतलब आप उसको कैसे देखेंगे? एंड 2 एंटिटीज जो कि मिलकर एक ब्रांड को संभालेंगी, तो क्या उसको लेकर क्लैशेस नहीं होंगे कंपनियों के बीच में? देखिए, पहले तो जा नहीं रहा है, हम लोग बढ़ा रहे हैं। रेमंड फैब्रिक का धंधा और रेडीमेड का धंधा अच्छे तरीके से जानता है, GCCL FMCG का धंधा अच्छी तरीके से जानता है। उन्होंने ये कंपनी ली है ताकि वो इसे बढ़ाएं और हम दोनों साथ में बढ़ेंगे। GCCL एक रेप्यूटेड कंपनी है, रेमंड एक रेप्यूटेड कंपनी है और दोनों की फॉर्च्यून हिप पे जुड़े हुए हैं। आपकी वो लोग पार्क एवेन्यू का ख्याल रखेंगे, हम ख्याल रखेंगे, वो एक सेगमेंट में रखेंगे, हम एक दूसरे सेगमेंट। और जितने ज़्यादा कैन बिकेंगे उससे ज़्यादा हमारी फैब्रिक बिकेगी, क्योंकि उतनी ज़्यादा पब्लिसिटी, जितना ज़्यादा फैब्रिक और गारमेंट बिकेगा उतना ज़्यादा कैन बिकेगा। तो को जॉइंट करके दोनों की प्रगति होगी। अमित सर, जो लिस्टिंग प्रोसेस है उस लिस्टिंग प्रोसेस में कितना टाइम लग जाएगा, मतलब कितना अनुमानित है कि कब तक वो पूरी हो जाएगी? जो ये डीमर्जर प्रोसेस होती है ये NCLT और रेगुलेटरी अप्रूवल्स के बाद होती है और हमारा अनुमान है कि ये करीब 12 से 15 महीने इस प्रोसेस में लगता है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली हमारी जो रेमंड कंज्यूमर केयर है, जो लाइफस्टाइल का बिजनेस संभालेगी, वो लिस्टेड हो जाएगी। सिंघानिया सर, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शेयर होल्डर्स जो हैं आपके इस डीमर्जर से और जो एक्विजिशन गोदरेज करने वाला है, इससे उनको कैसे फ़ायदा होगा, वो कैसे बेनिफिशियरी होंगे इसके? देखिए, कंपनी नेट डेट फ्री हो जाएगी और डीमर्जर हो जाएगा तो दिस इज शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन। मार्केट हमेशा चाहती थी कि हम अलग अलग कंपनी कर दें, अलग अलग धंधे के लिए हम डेट कमती करें और दोनों चीज़ जो मार्केट को चाहिए वो हो रही है। तो इस
को देखते हुए मुझे तो उम्मीद है कि शेयर होल्डर लोग काफ़ी खुश होंगे, और हमको लगता है कि जब प्योर प्ले कंपनी बनेगी तो ज़्यादा लोग आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, तो सब मिला करके ये सबके लिए अच्छा है। सर दोनों से ही क्वेश्चन है कि हाई इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन को अगर देखें तो उसने कहीं ना कहीं सभी सेक्टर्स के ऊपर एक प्रकार से इफेक्ट किया है। रियलिटी बिजनेस जो है आपका, क्या आने वाले टाइम में हम उसमें कोई बड़ा अनाउंसमेंट सुनने वाले हैं, या ये जो पैसा आएगा इस डील के माध्यम से, क्या इस डील से जो पैसा आएगा वो रियलिटी सेक्टर में कुछ और आप करने जा रहे हैं उसमें? तो जहाँ तक ये पैसा है वो RCCL में आ रहा है, जिसके अंदर हम लाइफस्टाइल को डीमर्ज करके ला रहे हैं। तो ये पैसा जो है वो लाइफस्टाइल का डेट कम करेगा और लाइफस्टाइल की ग्रोथ में हेल्प करेगा। अगर हम अपने रेमंड रियलिटी की बात करें तो वो आज भी नेट डेट फ्री है, और उसके पास जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उससे अच्छा सिग्निफिकेंट फ्यूचर में कैश फ्लो आने वाला है, जो कि वापस री इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में और ग्रो करेंगे। हमने पहले भी बताया है कि हमारा 2 रूट है ग्रोथ का। एक जो हमारे पास अभी भी 60 एकड़ लैंड रेमंड के पास है थाने में, उसको डेवलप करेंगे, और दूसरा JDA के माध्यम से हम डेवलप करेंगे। तो ये दोनों जो रास्ते हैं, दोनों तरीके हैं, इस तरीके से हमारा रियलिटी बिजनेस ग्रो करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज़ के साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके चलिए, ये हो गई बात रेमंड की। अब बात कर लेते हैं थोड़े मार्केट के लॉन्ग टर्म टेक्सचर की। नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी है हमारे साथ लाइव। गौतम जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहला क्वेश्चन आज आपसे पूछूंगा IT को लेकर, क्योंकि आपने इतने सालों से इस इंडस्ट्री को ट्रैक किया होगा। पिछले 3-4 दिन में 2 ट्रेंड्स निकल कर आए। एक तो ये कि मिड कैप IT में पेन बिल्कुल नहीं है जो लार्ज कैप IT में थी, और दूसरी इवन लार्ज कैप IT में भी मार्केट अब खराब नंबर्स के बावजूद ज़्यादा पनिश नहीं कर रहा है स्टॉक्स को। आपका व्यू क्या होगा इन दोनों से, लार्ज कैप IT पर और मिड कैप IT पर? आपने सही फरमाया कि ये मिड कैप और लार्ज कैप में ये फासला रहा है। इनफैक्ट कई मिड कैप कंपनियां के वैल्यूएशंस आर मोर देन इवन लार्ज कैप। तो वो हिसाब से देखें तो ये मुझे लगता है कि ग्रोथ का इम्पैक्ट है। जब कंपनियां बड़ी हो जाती है, नेट जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो आता है वो जायज है कि कम रहेगा मिड कैप और छोटी IT कंपनियों के साथ के बराबर से। दूसरी बात ये हुई कि वैल्यूएशन प्रोटेक्शन मुझे लगता है अभी टू सम एक्सटेंट IT कंपनीज में आ चुका है। ये वैल्यूएशंस पे मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा गिरावट आ सकती है, लेकिन ये भी नहीं है कि ज्यादा बढ़ावट आ सकती है, क्योंकि जो क्षेत्र है वो क्षेत्र इटसेल्फ काफी वीक है। और जो कंपनी के CEOs के गाइडेंस है रिजल्ट्स के बाद, उसमें भी ये नहीं लगता है कि नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स। तो मुझे लगता है कि ये क्षेत्र फिलहाल मुझे लगता है कि सबड्यूड रहेगा, और शायद मिड कैप में बढ़ावत आए थोड़ी बहुत, पर ओवरऑल जो सेक्टर है वो क्षेत्र में मुझे लगता नहीं है कोई बड़ा गेन आएगा। ओके तो इसे आप कह सकते हैं कि स्थिर शब्द का इस्तेमाल किया गौतम जी ने, और स्थिर रहेगा ये स्पेस, लेकिन उसी स्थिर में से भी अगर बढ़त किसी में आएगी तो वो मिड कैप IT शायद डोमिनेट करेगी। विद इन दैट आई थिंक स्टेबल ट्रैजेक्टरी। गौतम साहब एक और चीज़ है, हमें जो स्क्रीन पे कुछ डाइवर्जेंसेस विजिबल हैं, थोड़ा सा पहले उस पर ही बात करते हैं। मतलब 2021 अंत के बाद पहली बार मैं फार्मा में जेन्युइन बाइंग देख रहा हूँ। इतने अच्छे मूव सस्टेन कर रहे हैं। आपको ये प्रभावित कर रहा है क्या? फार्मा में आपकी अप्रोच क्या है इस वक्त? अगर मैं कुछ API प्लेयर्स को छोड़ दूं, सिर्फ जहां पे नंबर्स कल भी आए काफी खराब हो गए, बट क्या फार्मा आपको इंप्रेस कर रहा है इस वक्त? एक्चुअली नहीं कर रहा है। अभी भी हमको लगता है कि फार्मा में जो एक्सपोर्टर कंपनियां हैं, बड़ी जो एक्सपोर्टर कंपनियां हैं, सन फार्मा है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डीज, मुझे लगता है कि ये जो थोड़ा बाउंस आया है वो अच्छा है, लेकिन ये अभी भी US में जो सबसे बड़ा विश्व का मार्केट है फार्मा के लिए, वहां पे भी अभी भी चैलेंज है। और ऐसी कंपनियों से हम लोग फिलहाल दूर रहे हैं और रहने वाले।
जो डोमेस्टिक प्लेस है मुझे लगता है वहां पे शायद लोगों को फोकस करना चाहिए, जहां पे मुझे लगता है कि इवन दो देयर इज सम डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड प्राइसिंग, बट इंडिया का जो डोमेस्टिक ग्रोथ है, और ये आप एफएमसीजी कैटेगरी से देख सकते हो, उसकी नजरिया से देख सकते हो कि कई कंपनियां हैं जहां पे इनके ब्रांड्स इंडिया में बहुत पॉपुलर है और ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स काफी बड़े हैं उनके एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज। तो ये कंपनियों पे मुझे लगता है फोकस करना चाहिए। एक्सपोर्टर में आज की तारीख में हमें अभी भी कॉन्फिडेंस है, नहीं आया अब तक। ओके, मैं आपका तात्पर्य बिल्कुल समझ गया सर, क्योंकि आप इंडिया में और यहीं पे अगर आप देखें हो रही ग्रोथ और वॉल्यूम्स पे फोकस कर रहे हैं, तो मैं उसी पे आता हूँ। आप ये देखिए कि पिछले कुछ सेशंस में कैपिटल गुड्स ने क्या गजब का मूव दिया सर। ऑल आई मीन स्क्रिप्ट्स एंड लार्ज कैप मिड कैप आईटी सॉरी कैपिटल गुड्स अच्छा कर रही हैं। ये तो अच्छा कर ही रही हैं, तो इस पर प्रश्न पूछना बनता नहीं है। और कुछ स्पेसेस आई मीन जहाँ पे अच्छा मूव आ रहा है, उसमें आप देखिए रियल एस्टेट एंसिलरी क्या गजब का मूव दिया पॉली कैप ने। आप केमिकल बास्केट को देखिए, पीआई इंडस्ट्रीज काफी अच्छा खासा मूव दे रहा है, एसआरएफ इस दौर के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में है। इनमें से कुछ आपकी प्रेफर्ड लिस्ट में है इस वक्त? देखिए, स्पेशलिटी केमिकल्स में गिरावट आई ही नहीं है, और पिछले करीबन 7 से 8 सालों तक सालों से जो मूव आया है, मतलब ये these stocks are up anywhere from I think 500 to 700%। तो जो गजब का मूव आया है, मुझे लगता है कि अभी भी ये सेक्टर मजबूत है, और चाइना +1 का फायदा ये क्षेत्र में भी आ रहा है। और मुझे लगता है कि यूरोप से भी, जहाँ पे एनवायरमेंटल चैलेंजेस यूरोप में हैं वेरी स्ट्रिक्ट, तो ये इसका भी फायदा इंडियन केमिकल कंपनीज ले रही है। मुझे लगता है ये क्षेत्र बरकरार रहेगा फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव। ओके, अच्छा सर, ये जो इस बार हमें रेट पॉज मिला सर, गौतम सर, आप उसको मान रहे हैं कि ये, हाँ, ये तो आरबीआई की अगर आप देखें जो भाषा शैली थी और जो उन्होंने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, इट्स नॉट अ पिवट, इट्स अ पॉज। इसका बड़ा एडवांटेज हमने, मैं फिर कहूंगा, एचएफसीज को लेते हुए देखा, रियल एस्टेट एंसिलरी को लेते हुए देखा। रियल एस्टेट कंपनियों में काफी अच्छी खासी अगर आप देखें डिमांड है, मतलब स्विंग दिखाई गया, रियल एस्टेट प्राइसेस काफी स्ट्रांग है। तो इन तीनों बास्केट में से किसको आप ज्यादा प्रेफर करेंगे सर? मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म रियल एस्टेट सेक्टर में तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हाउसिंग ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कमी रहेगी, और जितना भी डेवलपमेंट होगा, मैं सिर्फ अफोर्डेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेमी प्रीमियम की भी बात कर रहा हूँ, मैस प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप देखिए, आज के बम्बई की बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल। 10 साल पहले आप मान नहीं सकते थे कि बोरीवली और कांदीवली में 50 या 60 स्टोरीज के बिल्डिंग आएंगे, लेकिन आ रहे हैं, डिमांड है और इसलिए बन रहे हैं। तो ये क्षेत्र मुझे लगता है इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन इसमें कहाँ इन्वेस्ट करें? और मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो कंपनियां अपने रीजन में फोकस्ड है, वेदर इट इज बॉम्बे, वेदर इट इज बैंगलोर और दिल्ली एनसीआर, मुझे लगता है ये कंपनीज को वहाँ के लोकल माहौल, वहाँ के लोकल इश्यूज वो लोग सपोर्ट कर सकती है, संभाल सकती है। जो कंपनियां अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाती है, दे हैव नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल। सो माय एडवाइस इज कि जो कंपनियां, फॉर एग्जांपल ओबरॉय ले लो, मैं ओबरॉय, हम लोग वी डोंट ओन द स्टॉक, मैं एग्जांपल उदाहरण दे रहा हूँ कि ओबरॉय ले लो, दे आर फोकस्ड ओनली ऑन बॉम्बे, ठीक है। अभी सोबा को ले लो, सोबा ऑफ कोर्स थोड़ा साउथ में और उन्होंने प्रवेश किया है, लेकिन मोस्टली बैंगलोर में है। तो दीज आर कंपनीज जो अपने कंफर्ट जोन में रहती है, और वहां पे इटसेल्फ द पोटेंशियल इज ह्यूज। अब बंबई में देखिए कि क्लस्टर डेवलपमेंट जो अभी पूरा शुरू भी नहीं हुआ है, जो ओल्ड पार्ट ऑफ बॉम्बे है, कालबा देवी एरिया में, एग्जांपल सिर्फ अगेन एग्जांपल दे रहा हूँ, वहां पे जो क्लस्टर डेवलपमेंट है, वहां पे इटसेल्फ पोटेंशियल आने वाले 20 से 25 सालों तक मजबूत है। तो व्हाई गो आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन? दैट्स माय पॉइंट।
बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप देखें और आप शायद कौशल सर का इशारा समझ भी होंगे, जैसे उन्होंने ओबराय रियल्टी उदाहरण के तौर पे पेश किया, वो इसमें निवेशित नहीं है, या फिर जैसे अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करें तो डीएलएफ का आप उसमें उल्लेख कर सकते हैं। ये इंस्टेंस के तौर पे है जो अपने लोकल मार्केट्स को समझते हैं, वहीं पे कैपिटलाइज करते हैं इंस्टेड ऑफ पूरे भारत में भ्रमण करने से ज़्यादा। अच्छा सर, अब आते हैं कोर क्वेश्चन पे, मतलब इस पूरे अप स्विंग का अगर हम आज 18,000 की दहलीज के बेहद नज़दीक खड़े हैं तो सबसे कमांडिंग पोजीशन में था बैंक निफ्टी। मैं उस पे आता हूँ। पिछली बार इतने अच्छे नंबर्स आए थे, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे, एसबीआई के बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन इमीडिएटली आई थिंक उसके बाद जो अदानी सागा था उसके चलते वो एडवांटेज नहीं मिल पाया। अब इस अर्निंग सीजन को देखा आपने और अभी तक पीएसयू बैंक्स ने अपने नंबर्स पेश नहीं किए हैं, पर आपकी जो प्रिफर्ड बाय लिस्ट में है इस वक्त बैंकों में वो क्या क्या है? अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक ना बता सकें तो सिर्फ स्पेस बता दीजिए। हाँ, हम लोग को हमारा फोकस रहा है प्राइमरीली ऑन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और हमारा इंटरेस्ट मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस हुआ है ये अर्निंग सीजन में, मुझे लगता है कि इसी में हमारा फोकस रहेगा। आपकी बात सही है कि पीएसयू बैंक्स के बड़े नंबर अब तक आए हैं, बड़ी पीएसयू बैंक्स के नंबर अब तक आए नहीं है, और मुझे लगता है मार्केट विल वॉच की एसबीआई क्या नंबर देती है इस क्वार्टर में और पूरे साल के लिए। बट हमारा फोकस फ्रॉम अ बैंकिंग स्टैंड पॉइंट विल रिमेन ऑन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। बैंक्स पे आप ज़्यादा अगर आप देखें फोकस करेंगे, और सर एक या दो चीज़ जिस पे मैं आपसे प्रश्न पूछ पाया हूँ, बट इस अर्निंग सीजन को देखने के बाद या फिर इस रेट पॉज को देखने के बाद जो आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस कर रही है, जिसको आप लेना चाहेंगे इस अर्निंग सीजन के बाद, एक दो चीज़ जो मैं पूछ ना पाया हूँ आपकी प्रेफर लिस्ट में, बाइंग लिस्ट में, गौतम सर? मेरे को स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करनी है, लेकिन एक चीज मुझे लगता है कि जो हमें समझनी चाहिए कि इन सम सेंस इंडिया में जो आप अर्निंग्स देख रहे हो, जहां पे प्रोग्रेस देख रहे हो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड अर्निंग्स क्वालिटी, उसमें और रूरल इंडिया में काफी फर्क है। और आप फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण दे रहा हूं, आज मैं सुबह इंडियन होटल्स मतलब ताज ग्रुप के रिजल्ट्स के कॉन्फ्रेंस कॉल पे था, उन्होंने बताया कि देयर ईबिटडा, ये ईबिटडा मार्जिन पिछले 10 सालों में इट्स बीन द हाईएस्ट 32%। उनके जो FY23 फुल ईयर FY23 का जो प्रॉफिट था वो रिकॉर्ड प्रॉफिट था, और इट इज द कंबाइंड मोर देन द कंबाइंड प्रॉफिट ऑफ द थ्री बेस्ट फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड वो लोग देख रहे हैं, इट इज कमिंग फ्रॉम अर्बन इंडिया। फॉरेन डिमांड अभी भी उन्होंने बताया कि पिकअप नहीं हुआ है, प्री कोविड के बाद इतना भी पिकअप नहीं हुआ, लेकिन वो लोग भी आश्चर्य में है कि डोमेस्टिक डिमांड इतना स्ट्रांग है। तो आप दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, आप नेस्ले के नंबर देखिए, 27% रेवेन्यू टॉप लाइन ग्रोथ, और हिंदुस्तान लीवर देखिए। हिंदुस्तान लीवर इन अ सेंस आई वुड से कि इट इज मोर ऑफ अ ऑल इंडिया प्ले, नॉट जस्ट अर्बन इंडिया। नेस्ले ज्यादातर अर्बन इंडिया पे फोकस्ड है, तो दोनों के नंबरों में इतना बड़ा फासला है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आई थिंक हमारा फोकस रहा है अप अंटिल नाउ मोस्टली ऑन अर्बन इंडिया, और हमारी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं हमारे जो कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो फोकस्ड है अर्बन इंडिया पे। वरुण बेवरेजेस है, लैंडमार्क कार्स है, सैफायर फूड्स मतलब वन ऑफ द टू मास्टर फ्रेंचाइजीज इंडिया में पिज्जा हट और KFC के लिए। तो हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल हैज बीन मोर फोकस्ड टुवर्ड्स अर्बन इंडिया। रूरल इंडिया में अभी भी हमें चैलेंजेस लग रहे हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली इस साल बारिश कैसा रहेगा। सवाल ये भी है कि ये सरकार, मोदी सरकार ने इरिगेशन के मामले में काफी प्रगति की है, लेकिन आप एवरी ईयर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून फॉर रूरल पिकअप। तो उसमें, और ये तो हो गया मॉनसून, दूसरा हो गया कि द अमाउंट ऑफ हीट विच इज देयर, जो समर जल्दी आ गया इस टाइम, और उससे भी क्या इम्पैक्ट होता है क्रॉप्स पे वो मुझे मालूम नहीं है, मैं उसमें एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ये सब these are all factors which are now becoming very important for rural income.
गौतम सर, आपका मैसेज बहुत क्लियर था और बहुत स्पष्ट था। अर्बन, इस पे करिए फोकस। वो कंपनियां जो इस स्पेस पे फोकस कर रही हैं, इससे संबंधित हैं, उस पर फोकस कीजिए, पैसा बनेगा। और इंडियन होटल्स इसका वाकई अगर आप देखें बहुत शानदार और जीता जाता उदाहरण है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे चर्चा की, अपना व्यू रखा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंडस्ट्रीज कंप्लीटली बैकफुट पे, रेस्ट मोड पे। निफ्टी आईटी ने जो एक हल्का सा एज लिया था 20 डेमा के आसपास जाके, वो भी अरेस्ट हुआ है। याद रखिएगा, ऊपर की तरफ जाते हुए 20 डेमा को टेस्ट करके वहां स्थिर होना हमेशा मुश्किल होता है, बट करा इसने। हालांकि अभी तक उसके ऊपर टिका नहीं है। दैट एवरेज इज प्लेस्ड एट 27,700। गौरव, आपकी राय कुछ स्टॉक्स पे जानना चाहूंगा जो कि आज एक अच्छा मूव दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मूव दे रहे हैं। और उसमें एक बार लेके आइए आप सिंजिन। इसने टेस्ट किया हाई ऑलमोस्ट 690 का। आपकी टेक क्या होगा इस वक्त 674 पे ट्रेड करता हुआ? देखिए, मेरे रेडार पे है और आज अगर क्लोजिंग 675 के आसपास आ रही तो हम इस पे एक टेक्निकल रिपोर्ट ही बनाने की सोच रहे हैं। देखिए, काफी अच्छा स्ट्रक्चर है इसके अंदर। यहाँ पे अगर इचिमोको के हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छा बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है। मल्टी ईयर फॉलोइंग चैनल का ब्रेकआउट इसमें नजदीक दिखने मिल रहा है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है, इलोटिव के सबसे अच्छा है। मुझे लगता है कि यहाँ से आपको 15 से 20% की स्विफ्ट अपसाइड आपको इस इंजन में देखने मिलनी चाहिए। बस इंतजार ये है कि आज वीकली क्लोज अगर इसका 675 के ऊपर आता है तो इसमें जो कन्विक्शन है वो और बढ़ जाएगा। करता हुआ फार्मा स्पेस में ग्लेनमार्क फार्मा को देखिए आप, क्या गजब कम हुआ है। आई थिंक मैं जब आज सुबह सुबह टिप्पणी कर रहा था तो एक जगह मैं ये भी बोल गया कि इट्स आई थिंक टू लेट टू एंटर इन ग्लेनमार्क। बहुत तेजी हो चुकी है इसमें। तो जनाब ऐसा कुछ है नहीं। स्टॉक अभी भी 567.80 पे डे हाई पर और करीब 3% का गेन है यहाँ पर। गौरव, ये ग्लेनमार्क और ये औरो जा कहाँ रहे हैं पोजिशनली जिनके पास है, अब कहाँ तक का होल्ड करें? 613 तो आपका औरो भी हो गया। औरो में तो फिर भी इनफैक्ट एक पॉज है, बट ग्लेनमार्क में कोई पॉज नहीं है इस वक्त। देखिए, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमने एक रिपोर्ट निकाली थी अपने क्लाइंट्स के लिए फार्मा स्पेस में, जहाँ पे ये स्टॉक्स हमारे इसमें विश लिस्ट में थे। हमने अभी प्रॉफिट बुक भी इसमें करा है। औरो फार्मा मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक 20-22 साल की ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमको नजदीक देखने मिला था, उसको रिटेस्ट करके औरो फार्मा जो है ऊपर गया है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि 20-25% अपसाइड आपको औरो फार्मा में देखने मिल सकती है। यहाँ पे नहीं, लेकिन कोई अगर डिक्लाइन अगर आती है तो काफी एक वर्टिकल रैली हुई है। अगर इसके वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो 5-6 अगर वीकली कैंडल जो देखेंगे एक के बाद एक ऊपर ही बने हैं, तो काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड ऑलरेडी आ चुकी है। बट मुझे लगता है किसी के पास अगर है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए और यहाँ से और एक 15-20% की अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। यही बात ग्लेनमार्क फार्मा की, तो ये एक रेंज ब्रेकआउट था, उसके टारगेट्स अभी हिट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं बनती, बट प्रोबेबली अगर 545 अगर सस्टेन अगर होता है तो और आपको यहाँ से 30-40 रुपए देखने मिल सकता है। ग्लेनमार्क अच्छा करता हुआ और स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। अच्छा, मैं अगर शुरुआती 1 घंटे की डायरेक्टर साहब मार्केट ब्रेथ लेके आएंगे एक बार जरा प्लीज, वो देखना चाहेंगे क्योंकि मार्केट हायर लेवल से कोलैप्स हुए। फर्स्ट इंस्टेंस में अगर आप देखें जो क्रिटिकल सप्लाई जोन थे, कॉलराइटर्स के जोन थे, फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट के उसको बाइसेक्ट नहीं कर पाए हमने। जरा हीट मैप भी लेके आते हैं और जरा सेक्टरल ओआई एडिशंस को भी देखते हैं। आज क्या हो रहा है? आज शुरुआती टिक्स में टेक्सटाइल में याद रखिएगा, देखिए 37 लॉन्ग है, 99 शॉर्ट कवरिंग। ये आंकड़ा अभी भी काफी अच्छा खासा है। और अगर आप इस कंसोलिडेटेड फिगर्स को देखें, आई मीन ग्रीन फिगर्स को, दैट 136 लॉन्ग प्लस शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट मात्र 19 में और लॉन्ग अनवाइंडिंग मात्र 22 में। आज याद रखिएगा पेज इंडस्ट्रीज, ट्रेंड, ये दो ही स्टॉक्स जो थे वो आज बैकफुट पे आए हैं। अच्छा, ये पहले ये देख लेते हैं, पीआई इंडस्ट्रीज, इंडस टावर, अदानी एंटरप्राइजेज, जी एंटरटेनमेंट, सिंजन, इन सभी स्टॉक्स में अगर आप देखें आज अच्छा लॉन्ग है। और पीआई इंडस्ट्रीज पर आप देखें न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग, और ग्लेनमार्क फार्मा में शॉर्ट कवरिंग है और अदानी पोर्ट्स में शॉर्ट कवरिंग है। कैनफिन होम्स सुबह मानस का ट्रेड था, दैट्स डूइंग वेल और आज आपकी स्क्रीन पे 3% ऊपर। कोफोर्ज मिड कैप आईटी में विप्रो आई थिंक बायबैक का पूरी खुराक मिलती हुई 2.5% ऊपर। आगे अगली स्लाइड में आते हैं और अगर आप अगली स्लाइड में देखें जहां पर थोड़ा बहुत शॉर्टिंग का या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग का आंकड़ा आएगा आपकी स्क्रीन पे, इट्स श्रीराम फाइनेंस पोस्ट अर्निंग्स, ट्रेंड पोस्ट अर्निंग्स, पेज इंडस्ट्रीज, पूरा का पूरा टेक्सटाइल स्पेस कोलैप्स हुआ है और दिक्कत में है वोल्टास। कोई भी अगर आप देखें राहत नहीं वोल्टास को। और एक्सिस बैंक आपकी स्क्रीन पे पोस्ट नंबर्स, हालांकि थोड़ा सा अचंभा हुआ मुझे क्योंकि इसकी प्री नंबर प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग नहीं थे। ऐसा नहीं था कि हवाई स्टॉक हो रखा था, नो नॉट एग्जैक्टली, बट एसबीआई कार्ड्स, एचयूएल, गेल, एमएनएम फाइनेंशियल्स, बजाज फाइनेंस, ये स्टॉक्स बैकफुट पे हैं। बजाज फाइनेंस आज बहुत दिनों बाद अरेस्ट हुआ है, इसका मूव अरेस्ट हुआ। और एचयूएल जहां तक का सवाल है, ये कल जो अर्निंग्स आई और जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन में एक मिस था, उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट एचयूएल पे पड़ता हुआ। ना मैं देखा था सेक्टर स्पेसिफिक क्या हो रहा है।
जैसे कि मैंने कहा कि टेक्सटाइल में आज शॉर्टिंग है। लॉन्ग सबसे अच्छे अगर कहीं पर जुड़े हैं तो इट्स टेलीकॉम, याद रखिएगा, भारती एयरटेल और इंडस टावर। इनफैक्ट भारती एयरटेल भी नहीं, इट्स इंडस टावर, जहां पे करीब 9.6% का बिल्डअप है। स्क्रीन पे लिखाइएगा 9.6% का बिल्डअप, स्ट्रॉन्ग मूव। और ये देखिए 158 ह्यूज ओआई बिल्डअप और एक स्पेस और, जहां प्राइस इतना नहीं बढ़ा है लेकिन याद रखिएगा ओआई बहुत स्ट्रॉन्ग एडिशन हुआ है, वो है कैपिटल गुड्स, एस्ट्रल में और साथ ही साथ एचएएल में, और मतलब डिफेंस भी से जोड़ लीजिए, और पॉलीकैप में 1% का एडिशन है। ये पॉलीकैप पे को आपकी राय गौरव क्या होगी, कैसे अप्रोच करेंगे पॉलीकैप को आप? का एक कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर है जहां पे अगर आप देखेंगे कंसोलिडेशन आता है, फिर एक ब्रेकआउट आता है। अभी स्टॉक जो है एक अपने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के पास ही चल रहा है। यहाँ पे फ्रेश एंट्री की मैं सलाह नहीं दूंगा। थोड़े से इसमें हर्डल्स आपको या थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको नजर आ सकती है। यहाँ पे एक बार स्टॉक में वीकली क्लोज जो है वो एक बार 3270 वगैरह की अगर आ जाएगी तो मुझे लगता है कि एक और ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा। फिलहाल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे वो एक राइजिंग वेज का स्ट्रक्चर चालू है वीकली पैटर्न पे, वीकली टाइम फ्रेम में। तो उसके जो हर्डल्स है उसके ऊपर एक बार क्लोजिंग आ जाए तो मैं समझता हूँ कि फ्रेश अपसाइड आपको देखने मिलेगी। पॉलीकैप में स्ट्रक्चर खराब नहीं है, फ्रेश एंट्री में यहाँ पे नहीं कहूँ। चलिए ओके, चलिए अब एक काम करते